राजस्थान इतिहास की सीरीज में लेक्चर नंबर 6 में आप सभी का स्वागत है। अभी तक हमने 5 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं और कंप्लीट राजस्थान की हिस्ट्री को हम सीक्वेंस वाइज ऑर्डर में कवर कर रहे हैं। प्रीवियस 2 लेक्चर्स जो कि चैप्टर नंबर 2 से संबंधित था, उसमें हमने देखा कि कौन कौन सी सिविलाइजेशन कहाँ कहाँ पर उपस्थित थी और जो भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से संबंधित जो भी फैक्ट्स थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे और कंप्लीट डिटेल में हर एक सिविलाइजेशन को जाना, जिसमें कालीबंगा सभ्यता, आहट सिविलाइजेशन, गणेश्वर सभ्यता, बालाथल सिविलाइजेशन, बागौर सिविलाइजेशन और बैराट सभ्यता के बारे में हमने जाना। अब बात करते हैं हम जो भी अन्य जो प्रमुख स्थल हैं उन सभ्यताओं के जो कि राजस्थान में स्थित हैं, उन सभी के बारे में एक बार ब्रीफली देख लेते हैं कि कौन सी साइट कहाँ पर स्थित है, किस जिले में स्थित है। सबसे पहले अगर बात करें तो यहाँ पर अनूपगढ़, तारखान वाला डेरा, चक 64 और बागौर ये कहाँ पर है? ये है श्री गंगानगर में। कालीबंगा, रंगमहल और पीलीबंगा ये संबंधित है कहाँ पर? हनुमानगढ़ में। ऐसे ही डोडाथोरा और सौंधी ये है बीकानेर में। सुनारी झुंझुनू में, गणेश्वर सीकर में, जोधपुरा बैराठ ये जो साइट्स हैं ये कोटपुतली बहरोड में है। डडीकर साइट अलवर में है। नोह साइट ये भरतपुर में है। चीथवाड़ी, नलियासर, सांबर ये साइट जयपुर में स्थित है। रेड और नगर ये साइट टोंक में स्थित है। करनीसर और ऊसिया ये जोधपुर में स्थित है। सानू और रताड़ियारी डेरी ये एक प्रकार से रताड़ियारी डेरी जो है ये हड़प्पन साइट है, जो कि 3rd ग्रेड एग्जाम साइंस मैथ के लेवल 2 में पूछा गया था अभी हाल ही की एग्जाम में, तो आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि कहाँ पर है? जैसलमेर में। ऐसे ही तिलवाड़ा ये बालोतरा में है। ऐसे ही भीनमाल ये कहाँ पर है? जालौर में। चंद्रावती साइट सिरोही में स्थित है। गिलूंड साइट ये राजसमंद में स्थित है। आहड़, धौली मगरा, बालाथल, ईसवाल ये उदयपुर में स्थित है, ये जो साइट्स हैं। नगरी और धारेश्वर ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है। ओजियाना, बागौर ये भीलवाड़ा में स्थित है और ऐसे ही गरदड़ा ये बूंदी में स्थित है। तो तमाम साइट्स को हमने यहाँ पर देखा जो कि राजस्थान के इतिहास से संबंधित है और राजस्थान के विभिन्न जिलों में फैली हुई है। अब बात करते हैं यहाँ पर कंप्लीट जो आगे की जो सभ्यताएं हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात आती है किसकी? राजस्थान के जो अन्य प्राचीन सभ्यताएं हैं उनमें आती है रंगमहल, जो कि कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में। देखिए रंगमहल जो है ये इसका अगर हम बात करें एक्सकेवेशन की तो 1952 से लेकर के 54 में इसका एक्सकेवेशन हुआ था और ये किसके नेतृत्व में हुआ था? ये हुआ था डॉक्टर हन्ना रेड के नेतृत्व में। इन्होंने ही इस क्षेत्र की खुदाई की थी। स्वीडिश एक प्रकार से एक स्वीडिश दल था ये, ठीक है। और यहाँ पर जो स्थान है, इस सभ्यता का जो स्थान है, तो ये घग्गर नदी के किनारे स्थित है और यहाँ पर कुषाणकालीन और पूर्व गुप्तकालीन संस्कृति के अवशेष भी देखने को मिले हैं। रंगमहल जो नाम पड़ा इसका कारण क्या था उसका? तो पहली बात तो कि यहाँ पर मिले जो मिट्टी के बर्तन गहरे लाल, गुलाबी और कहीं कहीं पीले रंग के होते थे, जिन पर काले रंग के डिजाइनें बनी हुई होती थी। इन्हीं रंगों के कारण इस सभ्यता को रंगमहल कहा गया। अगर हम बात करें प्रमुख साक्ष्यों की तो यहाँ से प्राप्त साक्ष्यों में गंधार शैली की मिट्टियों की मूर्तियाँ, कनिष्क काल की मुद्राएं, घंटी के आकार के बर्तन, दीपदान और धूपदान और साथ ही पंचमार्क सिक्के और टोंटीदार घड़े प्रमुख हैं। ये सब यहाँ से प्राप्त हुए थे। समकालीन जो स्थल यानी कि इसी के समकालीन जो साइट्स हैं वो अगर हम उनके बारे में देखें तो हनुमानगढ़ में बड़ोपल और डाबरी भी इसी समय के पुरास्थल माने गए हैं, पुरास्थल जाने जाते हैं। अब नेक्स्ट आता है नेक्स्ट सभ्यता, ये है रेड, जो कि है टोंक में। यहाँ पर पहली बात तो कि इस सभ्यता को भारतीय प्राचीन भारत का टाटा नगर के नाम से प्रसिद्ध किया गया, प्रसिद्ध माना जाता है, प्रसिद्ध स्थल भी है। और ये वन रक्षक 2022 के एग्जाम में पूछा गया था कि प्राचीन भारत का टाटा नगर के नाम से कौन सा स्थल प्रसिद्ध है? तो ये है रेड, जो कि कहाँ पर है? टोंक में। देखिए ये जो प्राचीन स्थल है ये टोंक जिले के निवाई तहसील में ढील नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे? ढील नदी के किनारे। कौन? रेड, जो कि कहाँ पर है? टोंक में। यहाँ से लोहे के औजार अत्यधिक मिलने के कारण, इसी कारण से इस जो सभ्यता है इसका नाम प्राचीन राजस्थान का टाटा नगर रखा गया और यही उसे कहा जाता है। अब बात करते हैं एक्सकेवेशन की, किसकी? रेड टोंक की। तो यहाँ पर 1938 में दयाराम साहनी और केदारनाथ पुरी द्वारा इस सभ्यता का एक्सकेवेशन हुआ था, जो कि जेल वार्डन 2018 की एग्जाम में पूछा गया है। तो आपको ध्यान रखना है किसके नेतृत्व में? दयाराम साहनी और केदारनाथ पुरी के द्वारा।
इसमें मौर्य और शुंग कालीन के कई महत्वपूर्ण अवशेष यहाँ पर देखने को मिले हैं। अगर हम प्रमुख साक्ष्यों की बात करें रेड टोंक सभ्यता की, तो यहाँ पर जो प्रमुख साक्ष्य हैं वो इस तरह से है कि यहाँ से एशिया का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार मिला, जिसमें करीब 3000 आहत मुद्राएं शामिल थी। इन सिक्कों में मालव और मित्र शासकों के साथ साथ अपोलोडोट्स और इंडोसरोनियन सिक्के भी प्राप्त हुए थे। इसके अलावा यहाँ पर लौह सामग्री का विशाल भंडार था। 115 घेरेदार कोप, जिन्हें हम चक्र कोप की भी कह सकते हैं, वो सब यहाँ पर मिले थे। मथुरा शैली में बनी वसुंधरा और शालभंजिका नर्तक की मूर्तियां भी इसी सभ्यता से देखने को मिली हैं। साथ ही मातृदेवी, गजमुखी और यक्ष प्रतिमाएं और साथ ही शीशे की मुद्रा पर मालव जनपद का अंकन भी यहाँ पर देखने को मिलता है। रेड से स्त्री की मृण मूर्ति भी, जो मिट्टी की मूर्ति है, वो भी देखने को मिली है, जिसने सिर के पीछे 2 वीणियां और सिर पर पगड़ी धारण किए हुए है। तो ये एक डेप्यूटी कमांडेंट एग्जाम होता है, उसमें पूछा गया था कि रेड से स्त्री की जो मिट्टी की मूर्ति मिली है, जिसमें सिर के पीछे 2 वीणियां और सिर पर पगड़ी धारण किए हुए थी, ये कौन सी सभ्यता से मिली हुई थी? ये थी रेड टोंक से। अब बात करते हैं नेक्स्ट नोह, भरतपुर की। देखिए, नोह जो सभ्यता है ये भरतपुर में पाई गई और भरतपुर में मिली थी। यहाँ पर पहली बात तो कि ये एक प्रकार से लोह युगीन सभ्यता थी, जो कि रूपा रेल नदी के किनारे स्थित थी। इस प्राचीन सभ्यता का जो उत्खनन है, एक्सकेवेशन है, वो 1963 टू 64 में RC अग्रवाल के द्वारा किया गया था। इसमें 5 सांस्कृतिक युगों के अवशेष यहाँ पर देखने को मिले हैं। जो 9 से जो 5 अलग अलग सांस्कृतिक युगों के अवशेष मिले हैं, जिनमें कि कुषाणकालीन और गुप्तकालीन अवशेष जो थे, ये सबसे अधिक मात्रा में पाए गए। अगर हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट एविडेंस की, तो यहाँ से यक्ष की प्रतिमा, जिन्हें जाख बाबा के नाम से जाना जाता है, पक्षियों से सजाई गई कुषाणकालीन ईंटें, महाभारत कालीन अवशेष और कुषाणकालीन सोने के सिक्के भी यहाँ पर देखने को मिले हैं। इन सिक्कों में प्रमुख रूप से कुषाण शासक जो थे हुविष्क और वासुदेव के सिक्के शामिल हैं। यहाँ से प्राप्त लौह पात्र और उपकरण भारत में लौह युग के प्रादुर्भाव की तारीख को नियत करने हेतु एक प्रकार से महत्वपूर्ण स्रोत माने जाते हैं। तो ये ग्रेड 3 एग्जाम में अभी हाल ही में जो लगी थी एग्जाम, वहाँ पर पूछा गया था कि ऐसी कौन सी सभ्यता है या फिर कहाँ पर स्थित है जहाँ से प्राप्त लौह पात्र और जो भी टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स वो टूल्स हैं, वो सभी भारत में एक प्रकार से आयरन एज के प्रादुर्भाव की तारीख को तय करते हैं। तो ये जो महत्वपूर्ण स्रोत था, ये हमें नोह भरतपुर से मिलता है। ठीक है, अगर हम इसके ही करस्पॉन्डिंग साइट्स देखें, समकालीन स्थल, तो भरतपुर जिले के बयाना, सौंख और अघारपुर भी नोह समान कुषाण और गुप्तकालीन पुरास्थल माने जाते हैं। ठीक है, और बयाना में जो राजस्थान का पहला विजय स्तंभ था, वो किसने बनवाया था? वो बनवाया था समुद्रगुप्त ने। अब बात करते हैं सुनारी झुंझुनू में। देखिए, कांतली नदी के किनारे स्थित खेचड़ी का एक प्रकार से ये एक लौह युगीन स्थल रहा है। यहाँ से आयरन ओर यानी कि लौह अयस्क से लोहा बनाने की सबसे पुरानी भट्टियाँ मिली है। वनपाल 2022 में इस एग्जाम में पूछा गया था कि सबसे पुरानी भट्टियाँ लोहा बनाने की ये कहाँ से मिली है? तो ये मिली है सुनारी झुंझुनू से। अगर हम प्रमुख साक्ष्यों की बात करते हैं, तो यहाँ से चावल और मांस के उपयोग के प्रमाण भी मिले हैं। लोहे के हथियार और बर्तन, तापमान नियंत्रित करने के लिए भट्टियों में धोखनी लगाने की व्यवस्था और लोहे की तीर, कुषाणकालीन मातृ देवी की मिट्टियों की मूर्तियाँ, चाक से बने काले रंग के मिट्टी के बर्तन, शंख की चूड़ियाँ, रथ खींचने में घोड़ों के उपयोग, मतलब उनके जो साक्ष्य हैं वो, और शिकार और कृषि से जुड़े प्रमाण भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। किसमें? सुनारी, जो कि कहाँ पर है? झुंझुनू में है। अब बात करते हैं तिलवाड़ा बालोतरा की। बालोतरा में है तिलवाड़ा। तो ये जो स्थल है, ये लूनी नदी के किनारे मध्य पाषाण कालीन यानी कि मिजोलिथिक साइट है, जो कि कहाँ पर है? बालोतरा के पास स्थित है। 1966 से लेकर के 67 में एक्सकेवेशन हुआ था और VN मिश्र और डॉक्टर बेशनी के द्वारा इस स्थल की खुदाई की गई थी, जिसमें वन महिष यानी जंगली भैंस के प्रमाण देखने को मिले हैं। यहाँ एक अग्निकुंड भी मिला था, जिसमें मानव अस्थियों की भस्म और मृत पशुओं की अस्थियां भी पाई गई। एक्सकेवेशन में यहाँ से आवास स्थलों के अवशेष भी देखने को मिले हैं। अब बात करते हैं जोधपुरा साइट की, जो कि कहाँ पर है? जयपुर में।
यहाँ पर उत्खनन में जयपुर जिले में साबी नदी के तट पर स्थित जो जोधपुरा में जो उत्खनन कार्य है वो चला था और इसी साइट का नाम जोधपुरा था। और ये कब चला था? 1972 से लेकर के 75 किसके निर्देशन में ये चला था? रत्नचंद्र अग्रवाल और विजय कुमार के नेतृत्व में। कौन किसका? जोधपुरा साइट का। अब यहाँ पर जो लोह योगिनपुरा स्थल थे तो वहाँ पर लोह उपकरण जो है काफ़ी मात्रा में यूज़ किए जाते थे, जैसे कि उनमें भट्टियों जो लोह उपकरण थे वो भट्टियाँ बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध था। ठीक, इसके अलावा वहाँ से गहरे रंग के पानी, पीने के पात्र, कटोरे, तश्तरियाँ, लोहे के अस्त्र आदि ये सब जो है अवशेष ये सब मिले थे जोधपुरा साइट से। अब बात करते हैं नगर टोंक की। यहाँ पर एक्सकेवेशन के दौरान पहली बात तो ये कि जो खुदाई हुई थी वो हुई थी 1943 से लेकर के 44 तक। तो ये एक प्रकार से टोंक जिले में स्थित है और इसका नाम नगर साइट रखा गया है। और ये जो खुदाई चली थी, एक्सकेवेशन हुआ था, ये कृष्णदेव और श्री कृष्णदेव और सौंदर राजन के नेतृत्व में हुआ था। अब ये जो नगर टोंक है इसी से संबंधित उनियारा का एक प्रकार से पूरा स्थल है। ठीक है, यानी कि टोंक जिले में जो स्थित है, पहले ये एक प्रकार से इसका जो नाम था वो मालव नगर था। ठीक, यहाँ से बड़ी संख्या में मालव सिक्के जो कि लगभग हो सकते हैं 6000 के करीब जो सिक्के थे और आहत मुद्राएं भी यहाँ से प्राप्त हुई। ठीक है, नगर जो टोंक है ये एक प्रकार का उनियारा का पूरा स्थल माना गया है। अब ये उनियारा का पूरा स्थल क्यों है? क्योंकि ये टोंक जिले में ही स्थित है। ठीक है, और एक प्रकार से इसका जो प्राचीन नाम था वो क्या था? मालव नगर। माना जाता है कि भारत में उल्लेखित मालवों की राजधानी कारकोट नगर इसी क्षेत्र से जुड़ा था। किससे? नगर से, जो कि कहाँ पर है? टोंक में। अगर हम प्रमुख साक्ष्यों की बात करें तो गुप्तकालीन पात्र और गुप्तोत्तरकालीन सलेटी पत्थर से बनी महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति भी यहाँ से देखने को मिली है, नगर टोंक से। अब बात करते हैं कुछ और अन्य स्थलों। तो ये है नगरी, जो कि कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। देखिए, प्राचीन शिवी जनपद की राजधानी रही है चित्तौड़गढ़ नगरी, एक प्रकार से, जो कि चित्तौड़गढ़ में है वर्तमान में। ये जो स्थल है चित्तौड़गढ़ के राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर स्थित है, जिसका प्राचीन नाम पाणिनि की अष्टाध्यायी में मध्यमिका, जिसे मध्यमिका भी कहा गया है, उसमें बताया गया है। अगर हम बात करें इसकी खोज की तो 1972 में इस स्थल की खोज कार्लाइल के द्वारा की गई थी और बाद में डॉक्टर R.G. भंडारकर और K.B. सौंदर राजन ने बेड़च नदी जो कि चित्तौड़गढ़ में है उसके किनारे इसका उत्खनन करवाया, एक्सकेवेशन करवाया। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2025 में ये पूछा गया है कि किसने तो इसकी खोज की थी और कौन कौन से ऐसे आर्कियोलॉजिस्ट हुए थे जिनके नेतृत्व में नगरी जो कि चित्तौड़गढ़ में स्थित है उसका एक्सकेवेशन कार्य कंप्लीट हुआ। समृद्ध नगरों की बात करें तो मौर्य काल से गुप्त काल तक यह जो नगर था ये समृद्धि का केंद्र रहा। यहाँ से शिवी जनपद के सिक्के भी मिले हैं, साथ ही लेख रहित शिलाएं, ग्रीक और रोमन शैली का पुरुष शीर्ष और 4 चक्राकार कुएं, गुप्तकालीन शिव मंदिर और गुप्तकालीन कला के साक्ष्य भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? नगरी, जो कि कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। अब बात करते हैं नलियासर, जो कि कहाँ पर है? सांभर, जयपुर में। देखिए, सांभर झील के निकट एक प्रकार का ये पूरा स्थल रहा है। यहाँ से ईसा की 3वीं शताब्दी पूर्व से लेकर के चौहान युग तक की सभ्यताओं के अवशेष भी देखने को मिले हैं। अगर हम प्रमुख साक्ष्यों की बात करें तो यहाँ से उत्तर इंडो ससेनियन और इंडो ग्रीक सिक्के और साथ ही कुषाण शासक होविष्क, योद्धे जनपद और गुप्त काल के चांदी के सिक्के यहाँ से देखने को मिले हैं। 105 कुषाणकालीन मुद्राएं, सोने से बना सिंह का सिर और मिट्टी के आभूषण और नालियों के गोल पाइप भी यहाँ से देखने को मिले हैं। अगर हम इसकी आइडेंटिटी की बात करें तो नलियासर की पहचान पुरातत्वविद T.H. हैंडले ने एक बौद्ध कस्बे के रूप में की थी। अब बात करते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर ओजियाना साइट जो कि ब्यावर में स्थित है। ओजियाना ब्यावर जिले में बदनौर के पास स्थित है, जो कि आहड़ संस्कृति से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुरा स्थल है। इसका जो उत्खनन कार्य की बात करें तो इसका कार्य हुआ था 1999 से लेकर के 2000 ईस्वी में B.R. मीणा के नेतृत्व में। आलोक त्रिपाठी, B.R. सिंह और A.C. गुप्ता के द्वारा यहाँ पर ये सहयोगी के द्वारा किया गया, इन सहयोगियों के द्वारा किया गया। अगर हम प्रमुख साक्ष्यों की बात करें इस स्थल की, ओजियाना स्थल की, तो यहाँ से गाय की छोटी मूर्तियाँ,
लाल और काले रंग की मिट्टी के बर्तन जो कि सफ़ेद रंग से सजाए गए थे। पत्थर के मनके, शंख और तांबे की चूड़ियाँ मिली हैं। इस कल्चर का विकास 3 चरणों में हुआ ऐसा माना जाता है। अब बात करते हैं धारेश्वर जो कि चित्तौड़गढ़ में स्थित है। धारेश्वर ये एक प्रकार से निम्बाहेड़ा का पूरा स्थल है। यह जो स्थल है ये चित्तौड़गढ़ में निम्बाहेड़ा के पास स्थित है, जहाँ से मध्य पाषाणकालीन जो सभ्यता है उसके अवशेष भी देखने को मिले हैं। प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो यह गुंजा नदी के किनारे स्थित है और ये जो रॉक पेंटिंग्स होती हैं और पशु और मानव आकृतियाँ, इनकी अद्भुत चित्रशैली यहाँ पर देखने के लिए मिलती है और ये उन्हीं वजह से काफ़ी प्रसिद्ध भी है। अब बात करते हैं गरदड़ा बूंदी की। गरदड़ा कहाँ पर है? बूंदी में। छाछ नदी के किनारे स्थित एक प्रकार का पुरा स्थल है और इस स्थल में बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग के सबसे पुराने साक्ष्य भी मिले हैं। चंद्रावती जो कि कहाँ पर है? सिरोही में। ये एक, अगर हम इसके पुरा स्थल की विशेषताओं की बात करें तो इस स्थल से गरुड़ासन पर बैठे भगवान विष्णु की मूर्ति के प्रमाण भी मिले हैं। कर्नल टॉड ने इस सभ्यता का उल्लेख अपनी पुस्तक में किया है। अब बात करते हैं धौली मगरा की। धौली मगरा जो है ये आहड़ सभ्यता का एक नवीनतम साइट है और यह जो साइट है ये उदयपुर जिले में स्थित है। बरौर की सभ्यता, तो प्राचीन सरस्वती नदी के तट पर यह जो सभ्यता है इसका उद्भव हुआ था, ठीक है। और ये जो सभ्यता है बरौर की सभ्यता, यह गंगानगर में स्थित है। कहाँ पर? गंगानगर में स्थित है और यह प्राक और विकसित सैंधवकालीन जो सभ्यता है वो है। अब बात करते हैं इसके प्रमुख साक्ष्यों की, तो यहाँ पर सैलखड़ी के लगभग 8000 मन के, लाजवर्द के मन के और बटन के आकार की मोहरें यहाँ पर देखने को मिली हैं, जो कि सैंधवकालीन उद्योग पर आधारित अर्थव्यवस्था की विशेषताओं को दर्शाती हैं। अब बात करते हैं पीलीबंगा। तो ये एक प्रकार का सैंधव पुरास्थल माना जाता है। यह कांस्य युगीन जो कि ब्रोंज एज के टाइम का जो पुरास्थल है हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। डडीकर ये पुरास्थल जो है यह अलवर जिले में स्थित है और प्राचीन रॉक जो पेंटिंग्स है उनके लिए प्रसिद्ध है। ईसवाल जो है ये उदयपुर का प्रागैतिहासिक यानी कि प्रीहिस्टोरियन साइट है। इस स्थल से समृद्ध लोहा उद्योग के प्रमाण भी देखने को मिले हैं। उत्खनन के साक्ष्य की बात करें तो यहाँ की खुदाई में लगातार 2000 वर्षों तक लोहा गलाने के प्रमाण मिले हैं। तो लोहा युगीन औद्योगिक बस्ती के अलावा यहाँ पर ऊँट का दांत भी मिला है। कहाँ से? ईसवाल से। अब बात करते हैं भीनमाल जालौर की। तो यहाँ जो उत्खनन करता थे वो थे RC अग्रवाल। प्रमुख साक्ष्य जो हैं यहाँ देखने को मिले थे। यहाँ से एक रोमन एम्फोरा जो कि क्या था? एक सुरापात्र था और एक यूनानी दुहत्ती सुराही मिली है, जो कि यह दर्शाती है कि ये जो स्थल है ये एक विदेशी व्यापार का केंद्र रहा है। ऐसे ही यहाँ पर मृत भांडों पर विदेशी प्रभाव के साथ साथ शक क्षत्रपों के सिक्के भी यहाँ पर देखने को मिले हैं। अगर हम ऐतिहासिक महत्व की बात करें भीनमाल जालौर की, तो भीनमाल महाकवि माघ और ब्रह्मगुप्त की जन्मस्थली है। चीनी यात्री वेनसांग ने भी यहाँ पर यात्रा की थी। गिलुंग राजस्थान। चीनी यात्री वेनसांग के बारे में ये काफ़ी बार पूछा गया है। अभी हमने जो कल प्रीवियस लेक्चर लिया था वहाँ पर भी इसका जिक्र हुआ था, तो काफ़ी अच्छे से ध्यान रखना है। अब बात करते हैं गिलुंड राजसमंद की, जो कि वन रक्षक 2022 में पूछा गया था कि गिलुंड जो साइट है ये कहाँ पर है? ये है राजसमंद में। ये बनास नदी के तट पर एक प्रकार से कॉपर एज साइट है। यह जो स्थल है 1900 से लेकर के 1700 ईसा पूर्व तक बनास संस्कृति के नाम से जाना जाता है। इसे स्थानीय भाषा में मोडिया मगरी के नाम से भी जाना जाता है। उत्खनन कार्य की बात करें तो यहाँ पर 1957 से लेकर के 58 में बीबी लाल द्वारा और 1998 से लेकर के 2003 के बीच में जो डॉक्टर BVS शिंदे और पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी जो कि USA बेस्ड है उनके प्रोफेसर ग्रेगरी पोशल के नेतृत्व में खुदाई की गई थी। किसकी? गिलुंड की, जो कि कहाँ पर है? राजसमंद में। और ये पूछा गया है आपका सेकंड ग्रेड एग्जाम में कि उत्खनन जो कार्य है ये किसके नेतृत्व में किया गया था? तो BB लाल वहाँ पर एक ऑप्शन था, तो वो आपको राइट टिक करना था। तो यहाँ पर जो मृदभांडों के प्रकार हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि गिलुंड से 5 प्रकार के मृदभांड देखने को मिले हैं। सादे, काले, पॉलिशदार, भूरे और लाल एवं काले चित्रित। ठीक है, कौन कौन से? सादे, काले, पॉलिशदार, भूरे और लाल एवं काले चित्रित मृदभांड। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है 5 प्रकार के यहाँ पर मिट्टी के बर्तन देखने को मिले हैं। अन्य साक्ष्यों की बात करते हैं तो यहाँ पर मिट्टी के खिलौने,
तो अन्य साक्ष्य जो हैं कौन कौन से, मिट्टी के खिलौने, पत्थर की गोलियां और हाथी दांत की जो चूड़ियां हैं वो यहाँ पर देखने को मिली है। गिलूंड में पक्की ईंटों जो कि आग में पकाई जाती थी उनका बहुत ही अधिक उपयोग यहाँ पर होता था और यह जो स्थल है ये ताम्र प्रस्तर युग से संबंधित है। ठीक है, अब अगर हम अन्य साइट्स की बात करें, देखिए आपको JN 2020 में पूछा गया था कि ताम्र प्रस्तर युग से संबंधित कौन सी साइट है, तो वो है गिलूंड। अब बात करते हैं कुछ अन्य स्थलों की, अन्य साइट्स की, तो उनमें झाड़ौल उदयपुर में, साबणिया बीकानेर, कुराड़ा डीडवाना कुचामन में, जूनाखेड़ा पाली में, खोर चित्तौड़गढ़ में, कोटड़ा झालावाड़, भरनी टोंक में, गुरारा सीकर में, नैनवा बूंदी में, रेलावन बारा और नंदलालपुरा जयपुर आदि जगहों पर ये सब जो स्थल हैं, ये जो साइट्स हैं सभ्यता की, वो देखने को मिली हैं। तो यहाँ पर अगर बात जो नोट करने वाली बात यह है कि झाड़ोल, कुराड़ा, नंदलालपुरा और साबड़ियाँ जो सभ्यता के स्थलों से ताम्र उपकरणों के भंडार देखने को मिले थे। ठीक है, तो और साथ ही कह सकते हैं कि ताम्र धातु कर्म का जो उल्लेख है ये मेघदूत और महाभारत महाकाव्यों में भी हुआ है, जो कि थर्ड ग्रेड के एग्जाम संस्कृत जो लेवल 2 थी उसमें पूछा गया था इसको, कि जो ताम्र धातु कर्म का जो एक प्रकार से उल्लेख है ये कौन कौन से महाकाव्य में देखने को मिलता है, तो मेघदूत और महाभारत महाकाव्यों में देखने को मिलता है। CA हेकट ने बूंदी के इंद्रगढ़ से पूरा पाषाणकालीन हस्त कुठार जिसे कुल्हाड़ी भी कहा जाता है इसको खोजा था। किसने? CA हेकट ने। ठीक है, जो कि जमादार एग्जाम में पूछा गया था। तो ये कंप्लीट हुआ आज का हमारा चैप्टर नंबर 2, जिसमें हमने काफ़ी सारी सभ्यताओं के बारे में जानकारी हासिल की। अब नेक्स्ट लेक्चर जो कि लेक्चर नंबर 7 से हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि राजस्थान की जो भी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं हुई और साथ ही जो भी उस समयकालीन के दौरान जो भी प्रमुख राजवंश थे उनका राजस्थान के इतिहास में क्या योगदान था, कौन कौन सी घटनाएं वहाँ पर हुई थी, इन सभी के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर जो कि लेक्चर नंबर 7 रहेगा उसमें हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। साथियों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर मैं सबसे पहले जो वीडियो जो लेंथ है, लेक्चर की जो लेंथ है वो शॉर्ट इसलिए है ताकि आपका कंसंट्रेशन बना रहे, क्योंकि एक बार में अगर मैं 2-2 3-3 घंटे की क्लास आपको प्रोवाइड करवाऊंगा तो शायद आपको वो इंटरेस्ट नहीं आएगा। लेकिन हाँ, अगर वही क्लास में आपको 10 से 12 मिनट की, 15 मिनट की, 20 मिनट तक की मैं क्लास प्रोवाइड करवाऊंगा तो उसमें आपका रिदम काफ़ी अच्छे से बना रहेगा और आपको एक कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हाँ मैंने अपने इतने चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। और साथ ही जब आप रिविज़न करेंगे तो हर एक चैप्टर को शॉर्ट ड्यूरेशन के माध्यम से कंप्लीट कवर करते हुए चलेंगे, जो कि आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि लेक्चर नंबर 7 रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।